together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। कम्युनिटी की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानो 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा। नमस्कार दोस्तों, मैं फमीदा फरहीन इस कार्यक्रम अदबनामा में स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियाँ। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर करण सिंह उटवाल जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आज आप कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? आज मैंने चुनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, और इसका वाचन आज हम करेंगे। होता क्या है कि आरंभिक कहानियों के सब लोगों को नाम मालूम है, लेकिन उन कहानियों में क्या है ये नहीं जानते, तो इसीलिए हम कहानी सारी की सारी सुनाएंगे उनको। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा मैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, प्रमुख कथाकार, निबंधकार तथा अन्य विधाओं के रचयिता रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। शुक्ल जी ने कहानियों के साथ निबंध, उपन्यास आदि अन्य साहित्यिक विधाओं की रचना भी की है। आपसी संबंधों, मानव मन के दृढ़ रहस्यों, प्रकृति चित्रण, नारी की स्थिति, प्रेम, त्याग तथा मोह आदि का व्यापक चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। भाषा की दृष्टि से इनका साहित्य महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा सरल तथा सहज होने के साथ साथ प्रांजल व संस्कृतनिष्ठ भी है। मुहावरों तथा लोकोक्तियाँ का सहज प्रयोग ये अधिकांश करते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के माध्यम से लेखक ने भाग्य के खेल को उजागर किया है। वर्षों से बिछुड़े पति पत्नी का मिलन कहानी का मूल है। नारी की व्यथा का यथार्थ चित्रण है कि वह अकेली रहने पर किस प्रकार अपना जीवन कठिनतापूर्वक बिताने के लिए मजबूर होती है। 11 वर्ष का समय हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं 11 वर्ष का समय कहानी। जी सर, आपका स्वागत है। दिन भर बैठे बैठे मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। मैं अपने स्थान से उठा और अपने एक नए एकांतवासी मित्र के यहाँ मैंने जाना विचारा। जाकर मैंने देखा तो वे ध्यानमग्न सिर नीचा किए हुए कुछ सोच रहे थे। मुझे देखकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह कोई नई बात नहीं थी। उन्हें थोड़े ही दिन पूरब से इस देश में आए हुए हैं। नगर में उनसे मेरे सिवाय और किसी से विशेष जान पहचान नहीं है, और ना ही वह विशेषतः किसी से मिलते जुलते ही हैं। केवल मुझसे, मेरे भाग्य से वे मित्र भाव रखते हैं।
उदास तो वे हर समय रहा करते हैं। कई बेर उनसे मैंने इस उदासीनता का कारण पूछा भी, किंतु मैंने देखा कि उसके प्रकट करने में उन्हें एक प्रकार का दुख सा होता है। इसी कारण मैं विशेष पूछताछ नहीं करता। मैंने पास जाकर कहा, मित्र, आज तुम बहुत उदास जान पड़ते हो, चलो थोड़ी दूर तक घूम आवे, चित्त बहल जाएगा। वे तुरंत खड़े हो गए और कहा, चलो मित्र, मेरा भी यही जी चाहता है, मैं तो तुम्हारे यहाँ जाने वाला था। हम दोनों उठे और नगर से पूर्व की ओर का मार्ग लिया। बाग के दोनों ओर की कृषि संपन्न भूमि की शोभा का अनुभव करते और हरियाली के विस्तृत राज्य का अवलोकन करते हम लोग चले। दिन का अधिकांश अभी शेष था। इससे चित्त की स्थिरता थी, पावस की जरावस्था थी। इससे ऊपर से भी किसी प्रकार के अत्याचार की संभावना न थी। परंतु ऋतु की प्रशंसा भी हम दोनों बीच बीच में करते जाते थे। आह, ऋतुओं में उदारता का अभियान यही कर सकता है। दीन कृषकों को अन्नदान और सूर्य ताप तप्त पृथ्वी को वस्त्र दान देकर यश का भागी यही होता है। इसे तो कवियों की काउंसिल में राय बहादुर की उपाधि मिलनी चाहिए। यद्यपि पावस की युवावस्था का समय नहीं है, किंतु उसके यश की ध्वजा फहरा रही है। स्थान स्थान पर प्रसन्न सलीलपूर्ण ताल यद्यपि उसकी पूर्व उदारता का परिचय दे रहे हैं। एतादृश्य भावों की उलझन में पड़कर हम लोगों का ध्यान मार्ग की शुद्धता की ओर ना रहा। हम लोग नगर से बहुत दूर निकल गए। देखा हो शनै शनै भूमि में परिवर्तन लक्षित होने लगा। अरुणता मिश्रित पहाड़ी, रेतीली भूमि, जंगली बेरम कोय की छोटी छोटी कंटकमय झाड़ियाँ दृष्टि के अंतर्गत होने लगी। अब हम लोगों को जान पड़ा कि हम दक्षिण की ओर झुके रहे हैं। संध्या भी हो चली। दिवाकर की डूबती हुई किरणों की अरुण आभा झाड़ियों पर पड़ने लगी। इधर प्राची की ओर दृष्टि गई। देखा तो चंद्रदेव पहले ही से सिंहासन आरूढ़ होकर एक पहाड़ी के पीछे से झांक रहे थे। अब हम लोग नहीं कह सकते कि किस स्थान पर हैं। एक पगडंडी के आश्रय अब तक हम लोग चल रहे थे, जिस पर उगी हुई घास इस बात की शपथ खा के साक्षी दे रही थी कि वर्षों से मनुष्यों के चरण इस ओर नहीं पड़े हैं। कुछ दूर चलकर यह मार्ग भी तृण सागर में लुप्त हो गया। इस समय क्या कर्तव्य है? चित्त इसी के उत्तर की प्रतीक्षा में लगा। अंत में यह विचार स्थिर हुआ कि किसी खुले स्थान से चारों ओर देखकर यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हम लोग अमुक स्थान पर हैं। दैवात सम्मुख की ऊंची पहाड़ी देख पड़ी। उसी को इस कार्य के उपयुक्त स्थान हम लोगों ने विचारा। ज्यों ज्यों करके पहाड़ी के शिखर तक हम लोग गए, ऊपर आते ही भगवती जनहू नंदिनी के दर्शन हुए। नेत्र तो सफल हुए। इतने में चारु हासिनी चंद्रिका भी अट्टहास करके खिल पड़ी। उत्तर पूर्व की ओर दृष्टि गई। विचित्र दृश्य सम्मुख उपस्थित हुआ। जाह्नवी के तट से कुछ अंतर पर नीचे मैदान में बहुत दूर गिर गए मकानों के ढेर स्वच्छ चंद्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मैं सहसा चौंक पड़ा और ये शब्द मेरे मुख से निकल पड़े, क्या यह वही खंडर है जिसके विषय में यहाँ अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं? चारों ओर दृष्टि उठाकर देखने से पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि हो ना हो यह वही स्थान है जिसके संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना है। मेरे मित्र मेरी ओर ताकने लगे। मैंने संक्षेप में उस खंडर के विषय में जो कुछ सुना था उनसे कह सुनाया। हम लोगों के चित्त में कौतूहल की उत्पत्ति हुई। उसको निकट से देखने की सबल इच्छा ने मार्ग ज्ञान की व्यग्रता को हृदय से बहिर्गत कर दिया। उत्तर की ओर
उतरना बड़ा दुष्कर प्रतीत हुआ, क्योंकि जंगली वृक्षों और कंटकमय झाड़ियों से पहाड़ी का वह भाग आच्छादित था। पूर्व की ओर से हम लोग सुगमतापूर्वक नीचे उतरे। यहाँ से खंडहर लगभग 1.5 मील प्रतीत होता था। हम लोगों ने पैरों को उसी ओर मोड़ा। मार्ग में घुटनों तक उगी हुई घास पग पग पर बाधा उपस्थित करने लगी, किंतु अधिक विलंब तक यह कष्ट हम लोगों को भोगना ना पड़ा, क्योंकि आगे चलकर फूटे हुए खपरेलों की सिरकियां मिलने लगी। इधर उधर गिरी दीवारें और मिट्टी के दूह प्रत्यक्ष होने लगे। हम लोगों ने जाना कि अब यहीं से खंडर का आरंभ है। दीवारों की मिट्टी से स्थान क्रमशः ऊंचा होता जाता था, जिस पर से होकर हम लोग निर्भय जा रहे थे। इस निर्भयता के लिए हम लोग चंद्रमा के प्रकाश के भी अनुग्रहित हैं। सम्मुख ही एक देव मंदिर पर दृष्टि जा पड़ी, जिसका कुछ भाग तो नष्ट हो गया था, किंतु शेष प्रस्तर विनिर्मित होने के कारण अब तक क्रूर काल के आक्रमण को सहन करता आया था। मंदिर का द्वार ज्यों का त्यों खड़ा था, किवाड़ सट गए थे। भीतर भगवान भवानीपति बैठे निर्जन कैलाश का आनंद ले रहे थे। द्वार पर उनका एक नंदी बैठा था। मैं तो प्रणाम करके वहाँ से हटा, किंतु देखा तो हमारे मित्र बड़े ध्यान से खड़े हो उस मंदिर की ओर देख रहे हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। मैंने मार्ग में भी कई बार लक्ष्य किया था कि वे कभी कभी ठिठक जाते और किसी वस्तु को बड़ी स्थिर दृष्टि से देखने लगते। मैं खड़ा हो गया और पुकार कर मैंने कहा, कहो मित्र, क्या है, क्या देख रहे हो? मेरी बोली सुनते ही वे झट मेरे पास दौड़ आए और कहा, कुछ नहीं, यूं ही मंदिर देखने लग गया था। मैंने फिर तो कुछ ना पूछा, किंतु अपने मित्र के मुख की ओर देखता जाता था, जिस पर कि विस्मय युक्त एक अद्भुत भाव लक्षित होता था। इस समय खंडहर के मध्य भाग में हम लोग खड़े थे। मेरा हृदय इस स्थान को इस अनास्था में देख विदीर्ण होने लगा। प्रत्येक वस्तु में उदासी बरस रही थी। इस संसार की अनित्यता की सूचना मिल रही थी। इस करुणोत्पादक दृश्य का प्रभाव मेरे हृदय पर किस सीमा तक हुआ, शब्दों द्वारा अनुभव करना असंभव है। कहीं सड़े हुए किवाड़ भूमि पर पड़े प्रचंड काल को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। जिन घरों में किसी अपरिचित की परछाई पड़ने से कुल की मर्यादा भंग होती थी, वे भीतर से बाहर तक खुले पड़े हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े इधर उधर पड़े काल की महिमा गा रहे हैं। मैंने इनमें से एक को हाथ में उठाया। उठाते ही यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे कोमल हाथ कहाँ हैं जो इन्हें धारण करते थे। हाँ, यही स्थान किसी समय नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण रहा। कहानी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Eleanor Roosevelt once said, "Do one thing every day that scares you." आदमी का बेहतरीन मुअल्लिम तजुर्बा है और जिंदगी की ठोकरें आला दर्जे की तालीम। हर्बर्ट स्पेंसर।
रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जिन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ लिखा है, कविता वह सुरंग है जिसमें से गुजरकर मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानी 11 वर्ष का समय। हाँ, यही स्थान किसी समय नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण रहा होगा और बालकों के कल्लोल की ध्वनि चारों ओर से आती रही होगी। वही आज कराल काल के कठोर दांतों के तले पिसकर चकनाचूर हो गया है। तृणों से आच्छादित गिरी हुई दीवारें, मिट्टी और ईंटों के दूह, टूटे फूटे चौखटें और किवाड़ इधर उधर पड़े एक स्वर से मानो पुकार के कह रहे थे, दीनन को फेर होत, मेरू होत माटी को। प्रत्येक पार्श्व से मानो यही ध्वनि आ रही थी। मेरे हृदय में करुणा का एक समुद्र उमड़ा, जिसमें मेरे विचार सब मग्न होने लगे। मैं एक स्वच्छ शिला पर, जिसका कुछ भाग तो पृथ्वीतल में धंसा था और शेषांश बाहर था, बैठ गया और मित्र भी आकर मेरे पास बैठे। मैं तो बैठे बैठे कालचक्र की गति पर विचार करने लगा। मेरे मित्र भी किसी विचार ही में डूबे थे, किंतु मैं नहीं कह सकता कि वह क्या था। यह सुंदर स्थान इस शोचनीय और पतित दशा को क्यों कर प्राप्त हुआ? मेरे चित्त में तो यही प्रश्न बार बार उठने लगा, किंतु उसका संतोषदायक उत्तर प्रदान करने वाला वहाँ कौन था? अनुमान ने यथासाध्य प्रयत्न किया, परंतु कुछ फल ना हुआ। माथा घूमने लगा। ना जाने कितने और किस किस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क से होकर दौड़ आए। हम लोग अधिक विलंब तक इस अवस्था में ना रहने पाए। यह क्या मधुसूदन, यह कौन सा दृश्य है? जो कुछ देखा उससे अवाक रह गया। कुछ दूर पर एक श्वेत वस्तु उसी खंडर की ओर आती देख पड़ी। मुझे रोमांच आया, शरीर कांपने लगा। मैंने अपने मित्र को उस ओर आकर्षित किया और उंगली उठा के दिखाया, परंतु कहीं कुछ ना देख पड़ा। मैं स्थापित मूर्ति की भांति बैठा रहा। पुनः वही दृश्य। अब की बार ज्योत्सना लोक में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने देखा कि एक श्वेत परिच्छद धारिणी स्त्री एक जल पात्र लिए खंडर के एक पार्श्व से होकर दूसरी ओर वेग से निकल गई और उन्हीं खंडरों के बीच फिर ना जाने कहाँ अंतर्धान हो गई। इस अदृष्टपूर्व व्यापार को देख मेरे मस्तिष्क में पसीना आ गया और कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने लगे। विधाता, तेरी सृष्टि में ना जाने कितनी अद्भुत अद्भुत वस्तु मनुष्य की सूक्ष्म विचार दृष्टि से वंचित पड़ी है। यद्यपि मैंने इस स्थान विशेष के संबंध में अनेक भयानक वार्ताएं सुन रखी थी, किंतु मेरे हृदय पर भय का विशेष संचार न हुआ। हम लोगों को प्रेत पर भी इतना दृढ़ विश्वास न था, नहीं तो हम दोनों का एक क्षण भी उस स्थान पर ठहरना दुष्कर हो जाता। रात्रि भी अधिक व्यतीत होती जाती थी। हम दोनों को अब यह चिंता हुई कि वह स्त्री कौन है। इसका उचित परिशोध अवश्य लगाना चाहिए। हम दोनों अपने स्थान से उठे और जिस ओर वह स्त्री जाती हुई देख पड़ी थी
उसी ओर अपने चारों ओर प्रत्येक स्थान को भली प्रकार देखते हम लोग गिरे हुए मकानों के भीतर जा जाके श्रृंगालों के स्वच्छंद विहार में बाधा डालने लगे। अभी तक तो कुछ ज्ञात न हुआ। यह बात तो हम लोगों के मन में निश्चय हो गई थी कि हो ना हो वह स्त्री खंडर के किसी गुप्त भाग में गई है। गिरी हुई दीवारों की मिट्टी और ईंटों के ढेर से इस समय हम लोग परिवृत्त थे। बाह्य जगत की कोई वस्तु दृष्टि के अंतर्गत न थी। हम लोगों को जान पड़ता था किसी दूसरे संसार में खड़े हैं। वास्तव में खंडर के एक भयानक भाग में उस समय हम लोग खड़े थे। सामने एक बड़ी ईंटों की दीवार देख पड़ी जो औरों की अपेक्षा अच्छी दशा में थी। इसमें एक खुला हुआ द्वार था। इसी द्वार से हम दोनों ने इसमें प्रवेश किया। भीतर एक विस्तृत आंगन था जिसमें बेर व बबूल के पेड़ स्वच्छंदता पूर्वक खड़े उस स्थान को मनुष्य जाति संबंध से मुक्त सूचित करते थे। इसमें पैर धरते ही मेरे मित्र की दशा कुछ और हो गई। वे चट बोल उठे, मित्र, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मैंने इस स्थान को पहले भी कभी देखा हो। यही नहीं कह सकता कब। प्रत्येक वस्तु यहाँ की पूर्व परिचित सी जान पड़ती है। मैं अपने मित्र की ओर ताकने लगा। उन्होंने आगे कुछ ना कहा। मेरा चित्त इस स्थान के अनुसंधान करने को मुझे बाध्य करने लगा। इधर उधर देखा तो एक और मिट्टी पड़ते पड़ते दीवार की ऊंचाई के अर्ध भाग तक वह पहुंच गई थी। इस पर से होकर हम दोनों दीवार पर चढ़ गए। दीवार के नीचे दूसरे किनारे में चतुर्दिक वेष्टित एक कोठरी दिखाई दी। मैं इसमें उतरने का यत्न करने लगा। बड़ी सावधानी से एक उबड़ी हुई ईंट पर पैर रखकर हम दोनों नीचे उतर गए। यह कोठरी ऊपर से बिल्कुल खुली थी, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश इसमें बेरोक टोक आ रहा था। कोठरी के दाहिने ओर एक द्वार दिखाई दिया जिसमें एक जीर्ण किवाड़ लगा हुआ था। हम लोगों ने निकट जाकर किवाड़ को पीछे की ओर धीरे से धकेला तो जान पड़ा कि वे भीतर से बंद है। दोस्तों, कहानी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मोहम्मद मुजीब की। मारूफ माहिर तालीम मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम लखनऊ के लोरिनो कॉन्वेंट में हासिल की। उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख में BA ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखीं। फ्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामे मिलिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। फरवरी 1926 में वो जामे मिलिया इस्लामिया के शेखुल जामिया बनाए गए और वो उस ओहदे पर 24 बरस तक फाइज रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। मोहम्मद मुजीब इंतज़ामी उमूर के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं। मोहम्मद मुजीब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी, हब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम।
और बच्चों के लिए एक ड्रामा और ड्रामा करें तहरीर किया। मोहम्मद मुजीब साफ, सादा और सलीस नसर लिखते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है। दोस्तों, ये थे मोहम्मद मुजीब और उनके अदबी कारनामे। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ इजाजत दें। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानी 11 वर्ष का समय। हाँ, तो फिर मैं आरंभ करता हूँ। हम लोगों ने निकट जाकर किवाड़ को पीछे की ओर से धकेला तो जान पड़ा कि भीतर से बंद है। मेरे तो पैर कांपने लगे। पुनः साहस को धारण कर हम लोगों ने किवाड़ के छोटे छोटे रंध्रों से झांका तो एक प्रशस्त कोठरी दिखाई पड़ी। एक कोने में मंद मंद एक प्रदीप जल रहा था, जिसका प्रकाश द्वार तक ना पहुंचता था। यदि प्रदीप उसमें ना होता तो अंधकार के अतिरिक्त हम लोग और कुछ ना देख पाते। हम लोग कुछ काल तक स्थिर दृष्टि से उसी की ओर देखते रहे। इतने में एक स्त्री की आकृति दिखाई पड़ी, जो हाथ में कई छोटे पात्र लिए एक कोठरी के प्रकाशित भाग में आई। अब तो किसी प्रकार का संदेह ना रहा। एक बेर इच्छा हुई कि किवाड़ खटखटाएं, किंतु कई बातों का विचार करके हम लोग ठहर गए। जिस प्रकार से हम लोग कोठरी में आए थे, धीरे धीरे उसी प्रकार निशब्द दीवार से होकर फिर आंगन में आए। मेरे मित्र ने कहा, इसका शोध अवश्य लगाओ कि यह स्त्री कौन है। अंत में हम दोनों आड़ में इस आशा से कि कदाचित वह फिर बाहर निकले बैठे रहे। पौन घंटे के लगभग हम लोग इसी प्रकार बैठे रहे। इतने में वही श्वेत वसन धारिणी स्त्री आंगन में सहसा आकर खड़ी हो गई। हम लोगों को यह देखने का समय ना मिला कि वह किस ओर से आई है। उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर हम लोग स्तंभित व चकित रह गए। चंद्रिका में उसके सर्वांग की सुंदरता स्पष्ट जान पड़ती थी। गौर वर्ण, शरीर किंचित क्षीण और आभूषणों से सर्वथा रहित, मुख उसका यद्यपि उस पर उदासीनता और शोक का स्थायी निवास लक्षित होता था। एक अलौकिक प्रशांत कांति से दिदीप्यमान हो रहा था। सौम्यता उसके अंग अंग से प्रदर्शित होती थी। वह साक्षात देवी जान पड़ती थी। कुछ काल तक किंकर्त्य विमूढ़ होकर स्तब्ध लोचनों से उसी ओर हम लोग देखते रहे। अंत में हमने अपने को संभाला और इसी अवसर को अपने कार्योपयुक्त विचार किया। हम लोग अपने स्थान पर से उठे और तुरंत उस देवी रूपिणी के सम्मुख हुए। वह देखते ही वेग से पीछे हटी। मेरे मित्र ने गिड़गिड़ाकर कहा, देवी, ठिठाई क्षमा करो, मेरे भ्रमों का निवारण करो। वह स्त्री क्षण भर तक चुप रही, फिर स्निग्ध और गंभीर स्वर में बोली, तुम कौन हो और क्यों मुझे व्यर्थ कष्ट देते हो? इसका उत्तर ही क्या था? मेरे मित्र ने फिर विनीत स्वर में कहा, देवी, मुझे बड़ा कौतूहल है, दया करके यहाँ का सब रहस्य कहो। इस पर उसने उदास स्वर में कहा, तुम हमारा परिचय लेके क्या करोगे? इतना जान लो कि मेरे समान अभागिनी इस समय इस पृथ्वी मंडल में कोई नहीं है। मेरे मित्र से ना रहा गया। हाथ जोड़कर उन्होंने फिर निवेदन किया,
देवी, अपने वृत्तांत से मुझे परिचित करो। इसी हेतु हम लोगों ने इतना साहस किया है। मैं भी तुम्हारे ही समान दुखिया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपने मित्र का यह भाव देख कर चकित रह गया। स्त्री ने करुण स्वर से कहा, तुम मेरे नेत्रों के सम्मुख भूला भुलाया मेरा दुख फिर उपस्थित करने का आग्रह कर रहे हो। अच्छा, बैठो। मेरे मित्र निकट के एक पत्थर पर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के पास जा बैठा। कुछ काल तक सब लोग चुप रहे। अंत में वह स्त्री बोली, इसके प्रथम कि मैं अपने वृत्तांत से तुम्हें परिचित करूं, तुम्हें शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम्हारे सिवाय यह रहस्य संसार में और किसी कानों तक ना पहुंचे। अभी तक आप सुन रहे थे 11 वर्ष का समय कहानी, और इसका शेष भाग हम अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। You were listening to अदबनामा on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।